जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्जाम पेपर, जो कि फिर से फुल क्वेश्चन पेपर आपके 50 क्वेश्चन करने वाला है। और ये क्लास जो है बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो अभी इंडियन आर्मी ने आपका सिलेबस में चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन लाया है। तो इसीलिए क्लास को अब लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक में देख लीजिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। इस क्लास में जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही आप एग्ज़ाम में करके आएंगे, इसलिए क्लास देखना है आप लोगों को लास्ट तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक नहीं करा है तो लाइक करके आगे बढ़िएगा, तो इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आज का है कि सबसे अधिक बाघ अभयारण्यों की संख्या किस राज्य में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। इसे आपका टाइगर रिजर्व स्टेट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो ऑप्शन नंबर एक जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करूँ, सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति था, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे है भारत का मसाला बागान किसे कहा जाता है, यानी कौन से स्टेट को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में केरल को कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पहला अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1839 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत का वह राज्य जिसके पास सबसे अधिक समुद्र तट से रेखा है, यानी सबसे अधिक समुद्र तट वाले रेखा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर अपना कंफ्यूज नहीं करना है, ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट आंसर। गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने क्लास में करवाया था कभी, उसमें मिस्टेक से यहाँ पर तमिलनाडु था, लेकिन करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है ये ऑस्ट्रिच है, यानी शुतुरमुर्ग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में है कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन से थे, यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था साउथ अफ्रीका का 1994 में। तो वहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेशनल मंडेला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के बाद की जाती है, कितने वर्षों के अंतराल में ये जनगणना किया जाता है, सेंसस जो होता है जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष के बाद, यानी हर 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है हमारे देश में। आगे है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से हुआ था। तो मेरठ यहाँ पर कौन से स्टेट में है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल कब घोषित किया था। तो राष्ट्रपति ने जो यहाँ पर आपातकाल घोषित किया था ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है, जो कि 20 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा यहाँ पर बी, यहाँ पर सारा जो है आपका डेट ही दिया गया है, तो यहाँ पर डेट में कंफ्यूज मत करिएगा। आगे है कि भारतीय मूल की पहली महिला प्रधान अंतरिक्ष यात्री कौन है, यानी कि भारतीय मूल का जो पहला अंतरिक्ष महिला यात्री जो हैं वो कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में कल्पना चावला आपका आंसर है, जो कि करनाल से हरियाणा से थी। आगे है कि वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, और जब तक आपको यहाँ पर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा या ऑप्शन में क्वेश्चन बताऊंगा अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जीके और जीएस में आपको आंसर पता रहता है तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन तभी आपको टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1945 में हुआ था। और ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को हुआ था। तो 24 अक्टूबर को हर साल आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है।
आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका लॉजन है। लॉजन यानी कि कहाँ पर है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड कंट्री अगर आ जाएगा तो बात बाकी आपका लोसाने जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है ये है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है आपका कि विमंडल किस खेल से संबंधित है। तो विमंडल जो है ये आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है आपका आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि टिहरी बांध यानी कि टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा बांध है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर ये जो है कौन से रिवर पर है, कौन सा नदी पर बहता है, तो ये भी नोट कर लीजिए, आप एग्ज़ाम में आ जाएंगे। भागीरथ रिवर पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये जो आपका है ये यूके में यानी कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये भी नोट कर लीजिएगा। भाखड़ा नांगल डैम जो है ये आपका सतलुज नदी पर है, सतलुज रिवर पर है, ठीक है, सतलुज रिवर पर है। और ये जो है आपका एमपी में है, ठीक है ना। और हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर है। कहाँ पर है, महानदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो ये है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है कौन से नदी पर है और ये कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन 18 नंबर भी कमेंट करना है आपको। तो यहाँ पर आ जाइए, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये आपका सूर्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है ये आपका हुबली में यानी कि भारत में ही है ये। इससे पहले आपका जो था गोरखपुर था, जो उत्तर प्रदेश में था, उसका जो लंबाई था 1366 में समथिंग था, लेकिन इसका लंबाई हो गया 1400 मीटर हो गया। इसीलिए अभी जो है करंट में हुबली जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो इस ऑप्शन में से जो आपका सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, आपका स्पीड यानी कि गति जो है, गति का मतलब वेग भी रहेगा आपका। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि सफ़ेद प्रकाश को इसके अवयवों रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका विकिरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी गति के कारण धारण की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा को जो मापते हैं उस यंत्र को एमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी स्टेट दैट, ये क्या है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है। इस ऑप्शन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है यानी ऐसा यूनिट क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि जंग लगने की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, लौह ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या कहलाता है। कोशिका का जो ऊर्जा केंद्र है यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया था और आपने सभी क्लास देखा है तो आपको यह आंसर पता होगा, नहीं तो आपको पता है, पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की, वो होता है जांघ की हड्डी जिसे कि फीमर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी खोते हैं क्या कहलाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें
प्लांट्स जो होते हैं अपने पत्तियों के साथ जो वाटर को लूज करते हैं उसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति इकाई क्या होता है, तो वॉट होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे है कि माचिस की तिल्लियों में के सिर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो माची के जो सिर पर जो लाल रंग का जो होता है वो होता है फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि वृक्क यानी कि किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो किडनी की सबसे छोटी जो कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट जो होता है ये होता है आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वह धातु जो कमरे के तापमान पर पानी के साथ प्रक्रिया करती है वो क्या कहलाता है। इसे कहते हैं हम लोग सोडियम कहते हैं। सोडियम नहीं तो पोटेशियम आपका रहेगा आंसर। यहाँ पर सोडियम है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि वह धातु कौन सा है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। तो वो पारा रहता है। पारा आपने कई बार ये क्वेश्चन को देखा होगा। आगे यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। आपको मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वीडियो को स्लो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, मेरे तरीके से मैच करिएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको बनाने में टाइम लग जाएगा। जो मैं तरीका बताऊँगा उस तरीके से आप भी बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि वह गाड़ी जो 360 किलोमीटर की यात्रा एक समान गति से करती है, यदि गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगते हैं। तो गाड़ी का मूल गति कितना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्टली फार्मूला बताऊंगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले का स्पीड मान लेता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ, या क्या मान लूँगा, फर्स्ट स्पीड यानी कि पहले का स्पीड मान लूँगा मैं यहाँ पर, पहले का स्पीड एक्स मान लूँगा। अब न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस में 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 किलोमीटर की वृद्धि किया जाता है। और यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 48 मिनट है, मिनट में है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका टाइम किस में है, तो आपका स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर डिस्टेंस भी है। तो आपको मिनट को घंटा में बदलना होगा, मैं आगे बता दूंगा आपको। इसके लिए फार्मूला जो आपका है यहाँ पर देखिए, चालों का क्या करूँगा, चालों का गुणनफल। डायरेक्टली आप देखिए, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा। इन दोनों का अंतर, ठीक है, गुना करना है। x इंटू में x प्लस 5 बटा में इन दोनों का अंतर, स्पीड का अंतर, यानी कि x में और इन दोनों में अंतर करेंगे। दोनों में अंतर कितना का है, 5 किलोमीटर का है ना, दिया गया है ना, तो 5 कर देंगे। गुना में समय का अंतर, समय कितना, 48 मिनट का डिफरेंस है ना, पहले इतना समय लगता था, उससे 48 मिनट कम समय लगता है। तो 48 बटा में 60 कर लीजिए। 60 करने से क्या हो जाएगा, ये आपका मिनट घंटा में बदल जाएगा। बराबर में कुल दूरी कितना है, 360। देखिए मैंने फार्मूला लिखवाया नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइम की वजह से यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं इसका आंसर आप लोगों को, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ रहा है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि 12,000 की राशि को 8% वार्षिक दर से ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, कुल ब्याज कितना है। इसके लिए फार्मूला क्या है आपका, SI के लिए क्या है, PRT/100। इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार बता दिया है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों से मैं कमेंट चाहता हूँ कि आप लोग इसका कमेंट करिए इसका आंसर, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन में है कि A और B की आयु का अनुपात 5:7 है। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 52 था, तो वर्तमान में इसका उम्र कितना होगा। देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि पहले का जो अभी का जो करंट उम्र है 5x है और 7x है, यानी कि आपका A का इतना है और B का इतना है। मैं मान नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मान के आप लोग मान लीजिएगा, लिखना होगा। तो 4 साल पहले यानी कि 5x अभी का उम्र है, तो 4 साल पहले 4 माइनस करना पड़ेगा। और 4 साल पहले, तो अगर इसका 4 वर्ष पहले A का, तो B का भी 4 वर्ष पहले ना, तो 7x माइनस में 4। अब दोनों का योग दिया गया है ना, दोनों का योग 52 दिया गया ना, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी A का ये है, B का ये है, दोनों का योग कितना दिया गया, 52।
इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा 12x, और -4 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, बराबर में 52 हो जाएगा ये। अब 12x बराबर में कितना हो जाएगा, अभी माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, तो 52 प्लस में आपका 8 यानी कि 60, यानी कि 12x बराबर में कितना हो गया, 60 हो गया ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा में 12, यानी काट के कितना 5 आ जाएगा। तो x बराबर में कितना आ गया आपका, 5 आ गया ना। x बराबर में 5 आपका अगर आ गया तो यहाँ पूछ रहा है कि दोनों का उम्र कितना है। तो देखिए 5x माना था इसका a का, और 7x माना था b का। अब x बराबर में 5 आ गया ना, तो 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 में इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, और इसमें गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी a का उम्र हो जाएगा 25 और b का कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जैसे टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था, तो इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं बताऊंगा, बस आप लोगों से मैं आंसर चाहता हूं, ठीक है। और जो पहली बार हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले क्लास को जाकर देख लीजिए। अभी टाइम की वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, बाद बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को ज़्यादातर आज कमेंट ही करना पड़ेगा। आगे है कि यहाँ पर 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक फार्मूला बताऊँगा, उस फार्मूले से बना लीजिएगा। इसका फार्मूला कितना है, देखिए डिफरेंस बराबर क्या होता है, यानी डिफरेंस मतलब क्या, ब्याज का अंतर बराबर क्या होता है, P इंटू में R² बटा में 100 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा डायरेक्टली, बहुत ही कम टाइम में आपको बन जाएंगे। तो P क्या रहेगा, आपका मूलधन रहेगा, तो P यानी कि मूलधन यानी कि 10,000 गुना में R कितना, R² है ना, यानी कि रेट कितना है 10 है ना, तो 10 गुना में 10 कर लीजिए, और आपका यहाँ पर 100 का स्क्वायर है, यानी कि 100 गुना में 100। अब देखिए 0000 कट जाएगा, 0000 कट जाएगा, क्या बचाएगा 10 यानी कि 100, यानी कि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से कितना आसान तरीके से बन गया है, इस फार्मूले को आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बहुत ही आपको हेल्प होगा आपके एग्जाम में। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति धारा के साथ गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का विपरीत कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में उसके चाल कितना है। तो स्थिर जल में इसके चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 6 प्लस में 4 बटा में 2 करते हैं, यानी धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, फार्मूला होता है यहाँ पर 10 बटा में 2, यानी काट कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार बता दिया है और यहाँ फार्मूला मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन अभी मैं बोला हूँ, अगर नहीं पता होगा तो नोट करिएगा फार्मूले को जैसे मैंने बोला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि 12 पेन की लागत मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया था, लेकिन इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इक्वल टू 10, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन। इसके लिए मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस बराबर में कितना मान लेना है आपको, 10 मान लेना है, ये 10 मान लेना है, और सेलिंग प्राइस कितना मान लेना है, 12 मान लेना है। यानी कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12। बस इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं मानना है, एक्स मान नहीं मानना है, एक नहीं मानना है, आपका हमेशा आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस यानी कि 12 माइनस में 10 यानी कि 2। आपको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 दिया गया है गुना में 100। देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, मैंने फार्मूला फिर से नहीं लिखवाया है, ठीक है ना। यहाँ पर काट निकालेंगे ना, 2 पंचे 10 यानी कि 20% आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो फार्मूला को नोट करिएगा और प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन को भी, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ए एक कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ 5 दिन में करते हैं तो शेष कार्य का भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। शेष कार्य कितना बच जाएगा ये निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ए 12 दिन में करता है ना, उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम 1/12, 2 दिन काम करेगा 2/12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 दिन काम करता है ना, तो 5/12 करना है ए का, प्लस में बी भी करता है 5 दिन, तो बी का 5 दिन काम कितना हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 5 पंचे 25,
प्लस में आपका 15 चौका 60, 5 चौका 20, यानी कि आपका 45 बटा में 60 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60, क्या बच गया आपका 3 बटा में 4 बच गया। इतना काम हो गया ना, तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, तो टोटल काम 1 मानते हैं। 1 में से 3 बटा 4 को हटा दीजिए, आपका 1 बटा में 4 आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आप एग्जाम में। आगे दिया गया है कि 3x प्लस में 7 बटा में 4 बराबर 10 है, तो x का वैल्यू कितना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके आंसर कीजिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बता ही देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, 3x बराबर में 10 माइनस में 7 बटा में 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कर लीजिए बटा में 1, यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40 माइनस 7, यानी कि 33 बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ पर x दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक है आपके यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बनाइए, आप यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे ठीक कर लीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर 3x प्लस में 7 बटा में 4 बराबर में 10, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बदले में मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर 3x प्लस में 7 बटा में 4 बराबर में 10 है। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकालिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि लागत मूल्य 900 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू में सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो देखिए कॉस्ट प्राइस दिया गया आपका इंटू में, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला कई बार बता दिया है। कॉस्ट प्राइस यानी कि 900 दिया गया है, लाभ कितना होता है 8% का, 108 बटा में 100 करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब मार्केट प्राइस से कितना करता है, 10% की छूट देता है ना, 10% की छूट करेंगे तो 90 बच जाएगा, 90 बटा में 100, ये आपका सेलिंग प्राइस इसके निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस इसका निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस दोनों बराबर ही है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर MP बराबर यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 900 गुना में 108 बटा में, इसको मैं इस तरफ करूँगा ना, बटा में 90, 90 दहें के 10 हो जाएगा, ये यानी गुना करके 108 यानी कि आपका 1080 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, दुकानदार ने 100 किलोग्राम चावल 30 प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे और इसे 36 रुपये प्रति हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पर 100 किलोग्राम को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यानी खरीदा कितना में 30 रुपया में, बेचा कितना आपका 36 रुपया में, यानी कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया है, क्रय मूल्य 30 रुपया दिया गया है और सेलिंग प्राइस दिया गया है आपका 36 रुपया दिया गया है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36 माइनस में 30 यानी कि आपका 6 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 30 गुना में 100, 6 पंचे 30, 5 अठे 5 चौका 20 यानी कि 20 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि एक व्यक्ति ने 5000 रुपये 6% वार्षिक दर से उधार दिया, 4 वर्ष बाद उसे कितना रुपया चुकानी पड़ेगी। यानी आपको पूछा यहाँ पर मिश्र धन, तो क्या निकालना है, पहले ब्याज निकाल लीजिएगा, ठीक है। अमाउंट प्लस में SI बराबर क्या निकल जाएगा आपका, प्रिंसिपल इंटू में SI बराबर क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट पूछ रहा है आपको ना, देखिए आपको पहले यहाँ पर SI निकालना है, तो SI निकालेंगे कितना हो जाएगा PRT यानी 500 गुना में 6 गुना में 4 बटा में 100, 5000 यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि आपका हो जाएगा 200, 6 चौका 24 पंचे 120 यानी कि 120 आपका 1200 यानी कि 1200 हो जाएगा SI। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले 5000 था, अब वापस करना पड़ेगा 1200 यानी कि 6200 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी आसान है आपका। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना घंटे लगेंगे। इसके लिए मैंने फार्मूला बता दिया है। देखिए 6 गुना में 8 बटा में 8 माइनस में 6, देखिए 6 गुना में 8 बटा में 2 हो जाएगा ना, 2 तिया 6 8 तरीके 24, आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य लागत से 20% अधिक करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितना है। इसके लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100,
यानी कि आपका देखिए यहाँ पर पहले 10% अधिक करता है ना, 20% अधिक करता है ना, +20। अब क्या करता है, 10% कम करता है तो -10 करेंगे। अब माइनस में कितना, प्लस माइनस माइनस 20 गुना में 10/100। है इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर चेक करके कमेंट करिएगा। जितना क्वेश्चन मैंने बताया है कमेंट करने के लिए, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो टाइम की वजह से आज मैंने पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बस आप लोगों को सबमिट करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग भेजिएगा, और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।